सना जब घर पहुंची तो इसे दरवाजे पे एक कार्टन रखा हुआ नजर आया। इस पे किसी का नाम पता दर्ज नहीं था। वो इसे गौर से देखने लगी। डाक खाने की कोई मोहर वगैरह भी नहीं थी। मालूम पड़ता था कि कोई खुद इसे रख कर गया है। सना को तजस्सुस हुआ कि इसमें क्या हो सकता है। इसने सोचा कि अंदर चलकर कार्टन खोले। वो कार्टन उठाए अंदर आ गई। अभी इसके मॉम और डैड घर वापस नहीं लौटे थे। इसने कार्टन अंदर अपने कमरे में ले जाकर फर्श पे रख दिया और फिर जमीन पर बैठकर इसे खोलने लगी। अंदर से एक गुड़िया बाहर बरामद हुई जिसके स्याह घने बाल थे और इसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। सना ने इसे फर्श पर रख दिया। फिर नामलूम इसे क्या हुआ कि वो घुटनों में सर देकर रोने लगी। फिर इसने सर उठाकर अपने सामने रखी इस हसीनो जमील गुड़िया को देखा जो कि साइज में अच्छी खासी बड़ी थी। फिर रोते हुए बोली, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैं खुद को कितना बेबस महसूस करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी खुद को बहुत बेबस महसूस करती हूँ। मेरा वजूद तो बिल्कुल ही बेबस है। अचानक ही गुड़िया के होंठ हिले और वो बोली। सना बुरी तरह डर कर पीछे को हटी। तुम कौन हो? इसने हकलाते हुए पूछा। मैं अकारी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें ये देखकर हैरत हो रही होगी कि एक गुड़िया भला कैसे बोल सकती है। तो सुनो, मेरा मालिक जिसने मुझे बनाया था, मुझे बनाने के बाद इसने मुझ पे मंत्र पढ़ के फूंक दिया था। उस सामिल ने जब मुझ में रूह डाली तो मैं जिंदा हो गई, लेकिन मैं हरकत नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल बेबस होकर एक ही जगह पड़ी रहती हूँ। मुझ में रूह है। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आम लोगों की तरह दुनिया के सारे काम करूँ। मैं दुनिया पे हुकूमत करना चाहती हूँ। मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार इस आमिल से किया और इससे कहा कि अगर मैं इसे अपनी रूह दे दूं और वो मुझे अपनी रूह दे देगा तो मैं इसके जिस्म में रहते हुए दुनिया के सारे काम कर सकती हूँ। और ऐसा करने से हमारे दिल हमारे जिस्म में ही रहेंगे, सिर्फ हमारी रूह एक दूसरे के पास होगी। लेकिन जब मैं इसके जिस्म में होते हुए दुनिया के सारे काम आजादी से करूंगी तो मेरे दिल को खुशी होगी। लेकिन वो मेरी इस ख्वाहिश को सुनकर डर गया कि ये मैंने क्या शैतान बना दिया है, और वो खामोशी के साथ मुझे इस कार्टन में बंद करके तुम्हारे दरवाजे पे रख गया। अकारी बोलकर चुप हुई तो सना का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया और वो मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी। यकीन करो, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल बेबस हूँ। बिल्कुल बेबस वजूद है मेरा। मुझे मेरे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती हूँ 4 लड़कियां मुझे सताती हैं। ये देखो आज इन्होंने क्या किया। इतना कहकर सना ने अकारी को अपनी फटी हुई बुक दिखा दी। अच्छा तो ये बात है, तुम तो वाकई बहुत परेशान लगती हो। अकारी ने इससे कहा। हाँ, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब नहीं। तुम्हारा वो रूह वाला सौदा मुझे मंजूर है। सना अजीब अंदाज में मुस्कुराई। मैं तुम्हें अपनी रूह दे दूंगी, तुम मुझे अपनी दे देना, लेकिन देखो मेरी एक शर्त होगी। सना के चेहरे पे इस वक्त मकारी टपक रही थी। शर्त? हाँ बोलो, कैसी शर्त? अकारी ने फौरन से पेशतर दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जिस तरह तुम मेरे जरिए इस दुनिया पे हुकूमत करना चाहती हो, ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे जरिए इन चारों से बदला लेना चाहती हूँ। मैं अब मजीद बेबसी वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। और फिर सना ने अकारी को अपना मंसूबा बताया तो वो मुस्कुरा दी। ठीक है, मुझे मंजूर है, तो अब क्या करें? फिर सना ने पूछा। अब हम दोनों साथ में मिलकर 3 बार ये जुमला दोहराएंगी, और वो ये कि मैं अपनी रूह तुम्हें देती हूँ। अकारी ने बताया तो इन दोनों ने यही किया। अचानक ही अकारी गुड़िया का वजूद बोली। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तुम्हारे जिस्म में रहकर अपने हाथ पैर हिला सकती हूँ। हालांकि मेरी रूह वहाँ है तुम्हारे पास, लेकिन मेरा दिल इस खुशी को महसूस कर सकता है। हाँ बिल्कुल, अब तुम सब कुछ कर सकती हो। सना ने अपने बाजुओं पे हाथ लगाते हुए कहा। इसकी रूह तो भले अकारी के जिस्म में थी, लेकिन इसका दिल अभी भी इसके पास ही था। वो खुश थी कि अकारी इसके जिस्म में आकर खुश है। सना का दिल क्योंकि इसके सीने में ही था, इसलिए वो अभी भी हर चीज महसूस कर सकती थी। सना ने आगे बढ़ के अकारी को उठा लिया। फिर वो दोनों शैतानी अंदाज में कह के लगाने लगी। दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम अब पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। वो दोनों मकारी से हंसते हुए बोली। इसी लम्हे बाहर बिजली बड़े जोर से कड़की। मालूम पड़ता था कि बाहर बादल आ रहे हैं और जल्द ही तूफान आएगा। अचानक ही सना को ख्याल आया कि इसके मॉम और डैड आने वाले होंगे। इस ख्याल के आते ही इसने अकारी से कहा कि वो अब इसे संभाल कर अलमारी में रख देगी, तन्हाई में निकालेगी।
اس رات بڑی زوروں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ سنا اپنے کمرے میں بستر پہ بیٹھی ہوئی اکاری سے باتیں کر رہی تھی۔ سنا بس تم میری ایک بات یاد رکھنا، اکاری نے کہا۔ وہ کیا؟ سنا نے پوچھا۔ وہ یہ کہ کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر مجھے کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچا تو یاد رہے کہ تمہاری روح تو میرے جسم میں ہے، پھر تمہارا دل بھی میرے جسم میں ہوگا اور میرا دل تمہارے جسم میں ہوگا۔ کیوں، سمجھ گئی نا؟ اکاری بول کر خاموش ہوئی تو سنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور اگر پہلے نہیں بھی بتائی، اب بتا دی تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم پھر سے ایک دوسرے کو اپنی روح دے دیں گے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ تھا کہ تم میرے وجود کا خیال رکھو گی، اور رہی بات پھر سے ایک دوسرے کو اپنی روح دینے کی، تو ایسا کھیل ہم پھر دوبارہ نہیں کھیل سکیں گے، اکاری نے تفصیل سے سنا کو بتایا۔ اسی لمحے سنا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی موم اندر داخل ہوئی۔ سنا، تم ابھی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کسی سے بھی نہیں ماما، سنا نے فوراً سے جھوٹ بولا۔ لیکن تمہارے کمرے میں سے تو باتیں کرنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ تو میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، ابھی آپ کے آنے پہ ہی تو بند کیا ہے، سنا نے ایک بار پھر مکمل صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماما بولی اور واپس چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سنا نے اکاری کو اپنے پیچھے سے نکالا، جسے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز پہ فوراً اسے اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ شکر ہے یار، بال بال بچے، سنا نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے بولی، اچھا اب کل کے دن تم تیار رہنا، جانتی ہو نا ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، اکاری نے مکاری سے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر سنا نے اکاری کو احتیاط کے ساتھ واپس الماری میں رکھ دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز صبح کے وقت سنا نے اکاری کو اپنے سکول بیگ میں رکھا اور سکول پہنچ گئی۔ وہ اپنی کلاس کی طرف جا ہی رہی تھی کہ سامنے سے ہینا آ گئی۔ اس نے پھر سے سنا کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ہاں میں آ گئی، سنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہینا ایسا رد عمل دیکھ کر چونکی، پھر غصے سے بولی، خود کو زیادہ یہ اسمارٹ سمجھتی ہو تم؟ ہاں بہت زیادہ، یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بیگ میں سے اکاری کو باہر نکال لیا۔ اکاری اچانک ہی بول پڑی، کیا نام ہے تمہارا بدماش لڑکی؟ اس کا نام ہینا ہے، سنا نے جلدی سے بتایا۔ اچھا تو تم ہو ہینا؟ بھئی تم تو بے حد ڈھیٹ لڑکی ہو، اکاری بولی تو ہینا کے گلے سے خوف کے مارے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی اور وہ چکرا کر فرش پر گر گئی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سنا نے جلدی سے اکاری کو واپس بیگ میں بند کیا اور بھاگتی ہوئی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری کلاسوں میں سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ نکل کر باہر آ گئے۔ بڑی مشکلوں سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ ہوش میں آتے وہ چیخیں مارنے لگی۔ ٹیچرز نے اس کے اس طرح ڈرنے کی وجہ پوچھی تو وہ ڈر کے ایک طرف کو بھاگ گئی۔ بڑی مشکل سے اس کی کلاس ٹیچر اسے کلاس میں لے کر آئی۔ وہ ڈرے اور سہمے ہوئے انداز میں ٹیچر کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئی۔ ٹیچر نے اسے اس کی سیٹ پہ بٹھا دیا، لیکن وہ کلاس میں سارا وقت بس سنا اور اس کے بیگ کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ بریک کے وقت ہینا اور اس کے گروپ کی باقی لڑکیاں اس سے پوچھنے لگی کہ آخر بات کیا ہے، وہ اتنی سہمی اور گھبرائی ہوئی کیوں ہے۔ جواب میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی اور عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی رہی۔ تینوں لڑکیاں غصے میں بری سنا کے پاس آئی اور تیوڑیاں چڑھائے ماتھے پہ بال ڈالے بولی، سچ سچ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے ہینا کے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں، میں نے تو بس اسے اکاری سے ملوایا تھا، سنا نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ کون اکاری؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک اسی لمحے سنا کے بیگ میں سے اکاری کے ہنسنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ تینوں کی تینوں ڈر گئی اور پیچھے کو ہٹنے لگی۔ سنا نے فوراً سے اکاری کو بیگ سے باہر نکالا اور اس کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ اور بھئی بدماش لڑکیوں، مجھ سے مل کر کیسا لگ رہا ہے؟ اکاری خباثت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ تینوں چیختی چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ چلو بھئی سنا، تمہارا کام تو ہو گیا، یعنی تمہارا بدلہ تو پورا ہوا۔ مجھے امید ہے کہ اب وہ لڑکیاں تمہیں ساری زندگی نہیں ستائیں گی، اکاری بولی۔ ہاں ستانا تو دور کی بات، وہ آئندہ کبھی میرے سامنے آتے ہوئے بھی ڈریں گی، لیکن پھر بھی کیا ہم انہیں ایک بار پھر سے نہیں ڈرا سکتے؟ سنا نے اکاری سے کہا۔ میرے خیال میں یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا، بار بار میرا لوگوں کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے، اکاری نے اسے سمجھایا۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، سنا کو فوراً ہی سمجھ آ گئی۔
दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। सना और अकारी अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमिन थी। लेकिन फिर एक दिन जब सना स्कूल पहुंची तो इन चारों बदमाश लड़कियों ने चुपके से इसके बैग में से अकारी को निकाल लिया। सना को इस बात की खबर घर पहुंचकर हुई कि इसके स्कूल बैग में से अकारी गायब है। वो तो जैसे बिल्कुल पागल ही हो गई। वो पूरे घर में दीवानों की तरह अकारी को ढूंढती फिर रही थी, लेकिन वो इससे कहीं ना मिली। जाहिरा मिल भी कैसे सकती थी, वो तो उस वक्त इन चारों के पास थी और वो इसे लेकर पास वाले जंगल में जा रही थी। छोड़ दो मुझे ढीठ लड़कियों और खामोशी के साथ मुझे सना के हवाले कर दो। चुप कर मनहूस गुड़िया, हिना हकारत से बोली। अपनी जुबान को लगाम दो जलील लड़की, अकारी गुस्से से बोली। लेकिन लड़कियों ने इसकी एक न सुनी और इसे जंगल के ऐन बीचों बीच ले जाकर जमीन पे फेंक दिया। यहाँ कहाँ जंगल में ले आई तुम लोग मुझे वापिस सना के पास लेकर चलो, अकारी तैश में आते हुए बोली। तब ही सैरा ने अपने पास से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और वो अकारी के सामने लहराई। अब तो अकारी को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। वो कुछ बोलना चाहती थी कि सैरा ने कुल्हाड़ी के वार करके इसके 4 टुकड़े कर दिए। इसकी गर्दन अलग हो चुकी थी। ऐसा करने की देर थी। कुल्हाड़ी के पहले ही वार से सना का दिल भी अकारी में आसमाया और अकारी का दिल सना के सीने में धड़क उठा। सना अकारी के वजूद में जमीन पे पड़ी इन चारों को देख रही थी। ये कैसे हो गया? मैं इतनी देर से अकारी को ढूंढ रही थी, मगर इन चारों ने अकारी को मेरे बैग से निकाला और यहाँ लाकर अकारी के यानी मेरे टुकड़े कर दिए। वो चारों जल्दी से इसको वहीं छोड़कर वहां से भाग गई। दूसरी तरफ अकारी भी समझ गई कि यकीनन इन्होंने मेरे वजूद के टुकड़े कर दिए होंगे। जब ही इस वक्त मेरा दिल भी सना के सीने में धड़क रहा है, वो इंतकाम की आग में जलने लगी। इसने भी कहीं से कुल्हाड़ी का बंदोबस्त किया और जल्दी जल्दी इन लड़कियों की राह पे चलती। इससे पूरा यकीन था कि वो चारों अभी जंगल से ज्यादा दूर नहीं होंगी। वो जल्दी जल्दी पहुंची, लेकिन वो इसे शहर में ही मिल गई। शायद तेज तेज दौड़ती हुई आई थी। अकारी ने, जो कि अब सना के वजूद में थी, कुल्हाड़ी से लेकर इन पे वार करना शुरू कर दिया और जरा सी देर में ही चारों को मार डाला। फिर इसने कुल्हाड़ी एक तरफ फेंकी और ऊंची आवाज में बोली, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ सना। लेकिन पास ही पुलिस स्टेशन था। किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस के लोग फौरन ही बाहर आ गए और इसे पकड़ लिया। उस वक्त अकारी और इसके माँ बाप पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। पुलिस वाले अकारी से जो भी सवाल करते वो इसका यही जवाब देती कि वो एक गुड़िया है और इसका नाम अकारी है। और सारा वाकया इसने पुलिस के गोशे गुजर कर दिया। किसी ने भी इसकी इस कहानी पे यकीन नहीं किया और इसे पागल करार दे दिया गया। इसे फौरन ही पुलिस स्टेशन से सीधा पागल खाने भेज दिया गया। वहाँ इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। अकारी ने चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लिया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस दुनिया पे हुकूमत करना चाहती हूँ। अकारी दिल में सोचने लगी कि मैं तो इस दुनिया पे हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल बेबस हो गई हूँ। हाँ, मैं इस दुनिया के आगे बेबस होकर रह गई हूँ। जिस दुनिया पे कभी मैंने हुकूमत करने का सोचा था, मेरा वजूद बिल्कुल बेबस है। उस रात बड़े जोरों का तूफान आया हुआ था। सना अकारी के रूप में जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई थी। कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। बारिश हो गई तो मेरा सारा मटेरियल खराब हो जाएगा। ऊपर से रात का ये सन्नाटा, ये जंगल की अजीब अजीब आवाजें, मुझे तो बेहद खौफ महसूस हो रहा है। नामालूम अकारी इस वक्त क्या कर रही होगी। इसने मुझे अब तक ढूंढा क्यों नहीं। वो तो जानती ही है कि मैं यहाँ जंगल में हूँ, लेकिन वो अभी तक मुझे लेने नहीं आई। और अगर अब वो मुझे लेने भी आ जाए तो फायदा क्या? मैं दोबारा से तो अपने जिस्म में जा नहीं सकती। मैं पहले इतनी बेबस नहीं थी जितनी कि अब हो गई हूँ। काश मैंने अकारी के साथ वो रूह वाला सौदा ना किया होता, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। आज मेरा वजूद पहले से भी कई ज्यादा बेबस होकर रह गया है। सना ने दिल में सोचा, इन दोनों को सारी जिंदगी ऐसे ही बेबसी में गुजारनी थी। अकारी को पागल खाने में रहना था, जबकि सना को जंगल में यूं ही पड़े रहना था। दिन हो या रात, आंधी आए या तूफान, इंसान को कभी फितरत के खिलाफ कदम नहीं रखना चाहिए। अपने आप में खुश रहना चाहिए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि जिस तरह अकारी और सना ने फितरत से पंगा लेकर किया।
اور دونوں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔